केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों में से एक का उद्देश्य पंजाब और हरियाणा में प्रचलित मंडी व्यवस्था को नष्ट करना था। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निगमों द्वारा सीधे किसानों से खरीद की सुविधा प्रदान करना था। इसे संभव होने के लिए मंडी प्रणाली, जिसमें किसानों की भागीदारी और नियंत्रण है, इसको नष्ट करना अनिवार्य है। सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा अध्यादेश को उचित ठहराया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। किसान नेताओं के पास लेकिन यह महसूस करने की अंतर्दृष्टि थी कि मंडी प्रणाली के उन्मूलन से किसान असहाय हो जाएंगे और वे धीरे धीरे कॉरपोरेट के गुलाम बन जाएंगे। दूसरा अध्यादेश खेती के मौजूदा रीति को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलना था, जिसमें बड़े कॉरपोरेट किसान और कॉरपोरेट के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनाकर किसानों से वही उगवाएंगे जो कॉरपोरेट चाहते हैं। किसान नेताओं ने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती न केवल किसानों की स्वतंत्रता बल्कि उनके अस्तित्व को भी नष्ट कर देगी। वे कई देशों के उदाहरणों से परिचित थे जिनमें कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून द्वारा लागू की जाती है। तीसरा अध्यादेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करना था। यह कानून 1955 से अस्तित्व में है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए इसे संसद के विवेक में अधिनियमित किया गया था, ताकि उपज की उपलब्धता जोखिम में न हो और कीमत नियंत्रण में रहे। यह कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। किसान नेताओं को पता था कि प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरे में डाल देगा और कॉरपोरेट को बाजार पर एकाधिकार करने की अनुमति दी जाएगी। पहले बताए गए 2 अध्यादेशों का पंजाब और हरियाणा में तत्काल और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसलिए उन राज्यों के किसान नेताओं ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किसानों के बीच व्यापक चर्चा शुरू की और अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकिन केंद्र सरकार से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अनदेखी करना चुना। आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में किसानों ने सड़क और रेल यातायात को अवरुद्ध करने का निर्णय किया। वह भी केंद्र सरकार को हिलाने में कामयाब नहीं हो सका। दूसरी ओर तत्कालीन कृषि मंत्री ने समझाया कि अध्यादेश किसानों की भलाई के लिए है और किसान नेताओं के एक वर्ग ने उनका विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे कानूनों के उद्देश्य को नहीं समझते थे। उन्होंने कहा कि किसान नेता कानूनों को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं थे। सरकार और प्रधानमंत्री के इस रवैये ने किसान नेताओं के स्वाभिमान को भारी ठेस पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रणनीति बदल दी और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित टोल बूथों पर नियंत्रण लेने का आह्वान किया। आह्वान का किसानों ने उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने टोल बूथों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अधिकारियों को टोल संग्रह बंद करने के लिए मजबूर किया। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को यह संदेश देने के लिए इस तरह का आंदोलन का सहारा लिया कि किसान केंद्र सरकार के अधिकार पर भी सवाल उठाने में सक्षम हैं। फिर भी मोदी और सरकार को हिलाया नहीं जा सका। वह किसानों के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश किए बिना ही अडिग रहे। इस समय किसान नेताओं ने महसूस किया कि मोदी के साहस का असली स्रोत उनकी अपनी इच्छा शक्ति या भाजपा और आरएसएस की शक्ति भी नहीं थी। उन्हें पता चला कि मोदी कॉरपोरेट इजारेदारों की तरफ प्रतिबद्ध हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से और अन्यथा समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब तक उन कॉरपोरेट इजारेदारियों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा, मोदी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदल दी।
उन्होंने अदानी और अंबानी को कॉरपोरेट इजारेदारियों का प्रतीक घोषित किया और किसानों और आम जनता को उन दोनों के उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया। किसानों और आम जनता ने आह्वान का हार्दिक स्वागत किया और इस सुझाव को पूरी तरह स्वीकार किया और उस पर अमल किया। उन्होंने न केवल अदानी और अंबानी के उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार किया, बल्कि उन्हें पंजाब और हरियाणा में उनके दुकानों और व्यापार को बंद करने के लिए मजबूर किया। हरियाणा में किसानों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ भी बहिष्कार की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं को किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल नहीं होने दिया गया। इस तरह के आंदोलन ने भी मोदी को नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने किसान नेताओं पर आरोप लगाना जारी रखा और यह घोषित करने का साहस किया कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उन्हें अध्यादेशों को वापस लेने के लिए राजी करने में सक्षम नहीं है। इसी दौरान संसद की बैठक सितंबर 2020 में होने वाली थी। जब सितंबर में संसद की बैठक हुई तो अध्यादेशों को संसद द्वारा पारित कानूनों में बदल दिया गया। संसद के दोनों सदनों में विधेयकों को पारित कराया गया। संसद के पटल पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। इन्हें ध्वनि मत से पारित किया गया। विपक्ष की आवाज को कुचल दिया गया और नियमों को प्रवर समिति के पास भेजने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया। संसदीय मानदंडों को धता बताते हुए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा के अवसर से वंचित करने वाले नियमों को संसद में पारित करने की राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर निंदा की गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बताया कि भारत में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है। लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के आधार पर भारतीय लोकतंत्र को काफी नीचा दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार द्वारा अपनाए गए इस तरह की गतिविधि ने किसानों के संघर्ष को और भी ऊर्जित किया और यह आगे जाकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक माइलस्टोन बन गया। Farmers peacefully protesting new farming laws and corresponding intimidation of journalists and government critics only underscores the deteriorating situation of democracy in India.